आज हम बात करेंगे उस कहानी की कि कैसे एक पूरे महाद्वीप को कुछ बाहरी ताकतों ने आपस में बांट लिया और उस पर कब्जा कर लिया। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना कि एक पूरा महाद्वीप चोरी हो गया। तो चलिए आज समझते हैं कि ये चोरी असल में थी क्या और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? जिस कमरे में ये सब हो रहा था, उसमें एक भी अफ्रीकी इंसान मौजूद नहीं था। सोचिए जरा, पूरे महाद्वीप का भविष्य तय हो रहा था और जिनकी वो जमीन थी, जिनकी वो जिंदगी थी, उन्हें पूछा तक नहीं गया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर खोया क्या था। मतलब यूरोपियन ताकतों के आने से पहले अफ्रीका था कैसा? अक्सर लोगों को लगता है कि अफ्रीका एक खाली जमीन थी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही थी, पर यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि अफ्रीका हमेशा से एक जिंदा धड़कता हुआ महाद्वीप रहा है। यहाँ पर ज़ाज़ाओ जैसे बड़े बड़े और ताकतवर साम्राज्य थे, पुराने स्थापित व्यापार के रास्ते थे और हजारों साल पुरानी सभ्यताएं फल फूल रही थीं। मतलब ये एक ऐसा महाद्वीप था जो अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं से गुलजार था। और फिर सब कुछ बदल गया। एक ठंडे शहर बर्लिन के एक कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने अफ्रीका की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही है बर्लिन कॉन्फ्रेंस की कहानी। तो हुआ ये कि 1800 के दशक के आखिर में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। फैक्ट्रियों को चाहिए था कच्चा माल और ताकतवर देशों को चाहिए थे और बड़े साम्राज्य। उनकी नज़र पड़ी अफ्रीका पर जो कुदरती संसाधनों से भरा पड़ा था। तो बस जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एक मीटिंग बुलाई। और यहीं पे इस कहानी का सबसे बड़ा अन्याय छिपा है। उस टेबल पर कौन बैठा था? 14 यूरोपियन देश और अमेरिका। और कौन नहीं था? एक भी अफ्रीकी नहीं। कोई राजा नहीं, कोई कबीले का सरदार नहीं, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। तो उस बंद कमरे में जो फैसले लिए गए, चलिए अब देखते हैं कि जमीन पर उसका क्या असर हुआ और वो कितना भयानक था। उनका मकसद साफ था, अफ्रीका को लेकर आपस में लड़ाई ना हो, इसलिए चलो इसे एक केक की तरह स्लाइस में काट लेते हैं। उन्होंने इसे बस एक बिजनेस डील की तरह देखा। महाद्वीप को ऐसे काटा गया जैसे वो कोई जमीन का टुकड़ा हो, कोई चीज हो। इस बात की किसी को परवाह नहीं थी कि वहां लाखों लोग भी रहते हैं। और इस बंटवारे की इंसानी कीमत बहुत ही भयानक थी। सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं, कॉन्गो, जिसे बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया था। वहां अंदाजा है कि करीब करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। जी हां, 1 करोड़। ये इतिहास के सबसे बड़े लेकिन भुला दिए गए नरसंहारों में से एक है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसके पीछे की हकीकत और भी डरावनी है। रबर का कोटा पूरा न करने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए जाते थे। ये सब किया जा रहा था सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए, क्रूर हिंसा का इस्तेमाल करके। ये सिर्फ जमीन की चोरी नहीं थी, ये इंसानियत की चोरी थी। लेकिन सिर्फ ताकत के दम पर इतने बड़े महाद्वीप को कंट्रोल करना मुश्किल था। तो यूरोपियन ताकतों ने एक और बहुत पुराना और खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, बांटो और राज करो। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। अच्छा, तो ये रणनीति काम कैसे करती थी? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बनावटी जातीय लाइनें खींच दी। जैसे रवांडा में लोगों को हुतू और तुत्सी के पहचान पत्र दे दिए गए। फिर उन्होंने एक ग्रुप को दूसरे से ज्यादा तवज्जो दी, उन्हें ताकत दी, जिससे दोनों के बीच नफरत पैदा हो गई। जो पुराने परंपरागत लीडर थे, उन्हें कमजोर किया गया और उनकी जगह अपने वफादार लोगों को बिठा दिया। यहां तक कि लोकल भाषाओं और संस्कृति को भी दबाया गया ताकि लोग अपनी असली पहचान और एकता ही भूल जाएं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां जुल्म होता है वहां बगावत भी होती है। अफ्रीका ने चुपचाप हार नहीं मानी। पूरे महाद्वीप में प्रतिरोध की आग जल रही थी। पूरे महाद्वीप में मर्द और औरतें सब उठ खड़े हुए। इथियोपिया के सम्राट मेनेलिक द्वितीय ने अडवा की लड़ाई में इटली की सेना को धूल चटा दी। वेस्ट अफ्रीका में सामोरी टूरे ने 16 साल तक फ्रांसीसियों से लोहा लिया। और घाना के अशांति साम्राज्य की रानी या असांटेवा, उन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ खुद सेना की कमान संभाली। या असांतेवा का वो मशहूर कॉल आज भी याद किया जाता है, अगर मर्द नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगी। ये एक लाइन ही उस जज्बे को बयां कर देती है जो उस वक्त पूरे महाद्वीप में जिंदा था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं लड़ी जा रही थी। असल प्रतिरोध तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखने में था। लोग छिप छिप कर अपनी भाषाएं और कहानियां अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे थे।
आज़ादी के गीत गा रहे थे। फन मिलाए और अनसम कुटी जैसी लीडर्स लड़कियों के लिए स्कूल बना रही थीं। ये अपनी पहचान, अपनी हस्ती को बचाने की जंग थी। वो दौर शायद इतिहास बन गया है, लेकिन उसकी परछाई आज भी अफ्रीका पर बहुत गहरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस बंटवारे की विरासत आज क्या है। नक्शे पर जो सीधी सीधी लकीरें खींच दी गईं, उन्होंने सदियों से साथ रह रहे समुदायों को एक दूसरे से अलग कर दिया और ऐसे झगड़ों के बीज बो दिए जो आज तक चल रहे हैं। देशों की अर्थव्यवस्था ऐसी बनाई गई कि सारा कच्चा माल यूरोप भेजा जाए। सड़कें और रेलवे लाइनें भी ऐसी बनी जो खदानों को बंदरगाहों से जोड़ें, न कि लोगों को आपस में। ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम एक वन वे स्ट्रीट जैसा था। अफ्रीका से कीमती कच्चा माल बाहर जाता था और फिर वही माल फैक्ट्रियों में बनकर महंगे दामों पर वापस अफ्रीका में ही बेचा जाता था। इसका नतीजा, पैसा और दौलत हमेशा महाद्वीप से बाहर ही बहते रहे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एक नई पीढ़ी उठ खड़ी हुई है जो अपनी कहानी, अपने इतिहास को वापस अपने हाथों में ले रही है। पर सवाल यह है कि एक चोरी हुई कहानी को वापस कैसे पाया जाए, जब किसी से सिर्फ उसकी जमीन ही नहीं बल्कि उसका इतिहास, उसकी पहचान भी छीन ली जाए, तो उसकी भरपाई कैसे हो? और इसका जवाब इस आखिरी बात में छिपा है। आज अफ्रीका के लेखक, फिल्म मेकर, कलाकार सब मिलकर अपने इतिहास को फिर से लिख रहे हैं। वो अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं, अपनी शर्तों पर। क्योंकि एक बात साफ है, जो अपनी कहानी को कंट्रोल करता है वही अपने भविष्य को भी कंट्रोल करता है।